मैं एक बड़ी सी कंपनी में काम करती थी। उस दिन ऑफिस में ज्यादा काम होने के कारण मुझे देर रात तक काम करना पड़ा। और फिर जब मेरी छुट्टी हुई तो रात के 12 बज रहे थे। सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी से चले गए थे, परंतु मेरे पास गाड़ी नहीं थी। इस कारण से मैं पैदल ही आ रही थी कि अचानक से रास्ते में मुझे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और फिर बारी बारी से सभी मुझे नोचने लगे और जानवरों की तरह मेरे बदन को काटने लगे। जब उन लोगों ने अपनी हवस मिटा ली तो उन्हीं लोगों में से एक साथी, जिसने कि मुझे छुआ भी नहीं और केवल ताली बजाता रहा, और फिर कुछ दिनों बाद वह मुझे मेरा नाम गीता है। मैं 18 साल की जवान लड़की थी। इस उम्र में लड़कियों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं होती है, वह तो बस केवल सपने ही देखती है। परंतु इतनी कम उम्र में मेरे ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां आ गई थी, क्योंकि मेरे पिताजी का देहांत एक बीमारी के कारण हो गया था। और उसके बाद मेरी माँ को ऐसा सदमा लगा कि वह भी बीमार रहने लगी, जिस कारण घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई। माँ की दवाइयां से लेकर घर पर 2 वक्त के भोजन बन पाए, इसके लिए मुझे बाहर जाकर काम करना पड़ता था। अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए मुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिल सकती थी। मैं लोगों के घरों में बर्तन साफ करके 2 वक्त का खाना और अपनी माँ के लिए दवाइयों के पैसे जुटा पाती थी। मैं आगे और ज्यादा पढ़ाई ना कर पाई, क्योंकि बीच में ही मेरे पापा का देहांत हो गया था, जिस कारण घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई। और इसी वजह से मुझे कोई अच्छा काम ना मिला और मैं लोगों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन साफ करने का काम करने लगी थी। खैर, मुझे इस काम से कोई भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि कोई भी काम तो काम होता है। क्योंकि जब पेट में भूख की आग लगती है तो उसके सामने कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। मैं बड़ी ईमानदारी से अपना काम करती थी और उसी पैसों में से 2 पैसे बचाकर अपनी माँ का इलाज भी करवा रही थी, और उस पैसे से घर पर 2 वक्त का खाना भी बन जाता था। यह मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात थी। मेरी माँ बीमारी के कारण ज्यादा चल नहीं पाती थी और कोई काम भी नहीं कर पाती थी। वह अक्सर मुझसे कहती थी, अभी तो तेरे खेलने और खाने के दिन हैं, परंतु इतनी कम उम्र में तुम्हारे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां आ गई और इस कारण हम लोगों को नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन मैं अपनी माँ से कहती थी, जिस तरह घर का बड़ा बेटा अपनी जिम्मेदारियां निभाता है और माता पिता का सेवा करता है, मैं भी तो वही काम कर रही हूँ। और जब बेटा वह काम कर सकता है, फिर बेटी क्यों नहीं कर सकती? आपकी भी तो मजबूरी है। आप कौन सा जानबूझकर पूरा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती हैं? और मैं आपको खोना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ मुझे अकेला छोड़कर चली जाए, इसलिए आप पूरा दिन आराम किया कीजिए और मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। बस खुशी मिलती है कि मैं इस लायक हूँ कि अपनी माँ का और इस घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा पा रही हूँ। कुछ दिनों बाद हमारे घर पर हमारे मामा जी और मामी जी हम लोगों से मिलने के लिए आते हैं। असल में जब से मेरे पापा की मौत हुई थी, हम लोगों में से किसी ने भी रिश्ता नहीं रखा था, परंतु मेरे मामा जी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। परंतु मामी जी, जो बहुत ही गुस्सैली और कंजूस स्वभाव की थी, वो मामा जी को हम लोगों से मिलने नहीं देती थी और सोचती थी कि हम लोग उनसे पैसे मांगेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब हैं और जब भी वो लोग मिलने के लिए आएंगे तो हम लोगों को कुछ न कुछ देना पड़ेगा। इसलिए मामी जी मामा को भी हमारे यहाँ आने से मना करती थी। फिर भी मामा जी आ रहे और कहने लगे, मैं यहाँ से गुजर रहा था, इसलिए सोचा कि तुम लोगों से मिल लेता हूँ। मैंने कहा, अच्छा किए मामा जी जो आप हम लोगों से मिलने के लिए आए। फिर चाय नाश्ता करने के बाद मामा जी ने कहा, तुम्हारे लिए एक काम है, अगर तुम कर पाओ तो। मामा जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि पहली बार किसी ने मुझे इतने अच्छे काम के लिए बोला था। क्योंकि अभी तक तो सभी लोग मुझे झाड़ू पोछा और बर्तन धोने का काम ही बोलते थे, और फिर मुंह से बस इतना ही निकला, क्या मामा जी इतने पैसे मिल जाएंगे कि हम लोगों का गुजारा अच्छे से हो जाएगा? माँ की दवाइयाँ और घर का किराया और खाना पीना सब हो जाएगा। मामा जी ने कहा, अच्छे से गुजारा नहीं, बहुत अच्छे से गुजारा हो जाएगा और कुछ पैसे भी बच जाएंगे और काम भी तुम्हारे लायक है। तभी मैंने अपनी नजर झुकाते हुए मामा जी को कहा, मामा जी मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है पिताजी के जाने के बाद घर की स्थिति क्या हो गई थी। और मैंने सुना है अनपढ़ लोगों के लिए ज्यादा पैसे वाले कोई काम नहीं होते हैं, उन्हें तो बस लोगों के घर में झाड़ू पोछा करना ही पड़ता है। तभी मामा जी कहने लगे, हाँ यह काम तो पढ़े लिखे लोगों का है, लेकिन वह मेरी जान पहचान वाले हैं,
इसलिए मैंने उनसे तुम्हारे बारे में बात की है। परंतु तुम्हें कुछ दिन वहां रहकर काम सीखना पड़ेगा। अगर तुम अच्छी तरीके से काम सीख जाओगी तभी वहां पर काम शुरू करना। मामा जी की बातें सुनकर मुझे बहुत ही खुशी और संतुष्टि मिली। लेकिन फिर मुझे अचानक याद आया, अगर मैं काम सीखने जाऊंगी तो मुझे पैसे तो नहीं मिलेंगे। तब तक घर का खर्च और माँ की दवाइयाँ कैसे चलेगी, क्योंकि मेरे पास तो कोई पूंजी भी नहीं थी। जो भी पैसे मुझे झाड़ू पोछा बर्तन में मिलते थे वो तो घर के राशन और दवाइयाँ में ही निकल जाती थी। और काम सीखने के चक्कर में मैं कहीं पर भी काम करने नहीं जा पाऊंगी, जिस कारण मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। मैं बहुत ही असमंजस स्थिति में थी। तभी मामा जी ने मेरे चेहरे के भाव पढ़ लिए और उन्होंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर मेरे हाथों में रखते हुए कहा, जब तक तुम काम सीखती हो तब तक तुम इन पैसों से राशन और माँ की दवाइयाँ ले आना। मैंने कहा कि अगर मामी जी को इस बारे में पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे। तब मामा जी ने कहा, तुम्हें उसको बताने की जरूरत नहीं है। तुम अब सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो और अच्छी तरीके से काम सीखकर अपना नाम रोशन करो। मैंने विचार किया, जब मेरा काम चल जाएगा और मैं अच्छे से कमाने लगूंगी तब मैं ये पैसे मामा जी को लौटा दूंगी। मेरी माँ ने भी यही सलाह दी कि तुमने जो सोचा है अच्छा ही सोचा है। खैर अब हम लोग बहुत ही खुश थे, क्योंकि इतने बड़े होने के बाद मुझे कोई काम मिला था जिससे हम लोगों का पेट भी भर जाता और माँ की दवाइयाँ आने के बाद कुछ पैसे भी बच जाते, जिससे कल को कभी जरूरत पड़े तो किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़ता। दूसरे दिन मामा जी मुझे उस जगह पे ले गए जहाँ पर मुझे काम मिलना था। वहां पर पहुंचने के बाद मुझे एक बहुत ही बड़ी कंपनी दिखाई दे रही थी। मैंने मामा जी से कहा, मैं तो कुछ भी नहीं जानती और आप मुझे इतनी बड़ी कंपनी में ले आए, क्या यहाँ पर मुझे काम मिल जाएगा। तभी मामा जी कहने लगे, तुम्हें सब कुछ यहीं पर सीखना होगा। वैसे भी यह मेरा दोस्त है, जरूर तुम्हें काम पर रख लेगा। मामा जी की बात सुनने के बाद मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे यह काम दिला दो। मैं पूरी लगन और मेहनत के साथ यह काम कर सीखूंगी और करूंगी। फिर मैं और मामा जी ऑफिस के अंदर गए। वहां पर मैंने देखा, बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी बड़ी मूछें वाले एक आदमी खड़ा था। उसका डरावना चेहरा देखकर मेरे मन में तो डर बैठ गया कि पता नहीं मैं इसके साथ कैसे बातें करूंगी। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि तभी मामा जी ने उनसे कहा, यह मेरी भेगनी है, इसके बारे में मैंने तुमसे बातें की थी, तुम इसे काम पर रख लो, इसे काम की बहुत ही जरूरत है। वो आदमी मामा जी से कहने लगा कि मैंने आज तक तुम्हारी कोई बात टाली है, जो आज टालूंगा, आज से ही मैं इसे काम पे रख लूंगा। तभी उसने एक लड़की को आवाज लगाई और तब छोटे छोटे कपड़ों में एक लड़की वहां आई और उस आदमी ने उससे कहा, इसे सारा काम अच्छे से समझा दो। तभी वो लड़की मुझे कमरे में ले जाकर कुछ फाइलों को दिखाते हुए काम को समझाने लगे और फिर मुझसे कहा, अब से तुम्हें 10 दिन लगातार यहाँ पर आना है, तभी तुम्हारे दिमाग में यह सब काम आ जाएगा। अब मैं रेगुलर काम सीखने के लिए जाने लगी और मुझे धीरे धीरे काम भी समझ में आने लगा। मेरा काम था जितने भी लोग उस कंपनी में काम करते थे उनको फाइल देना और थोड़ा बहुत एंट्री का काम रहता था। मैं अच्छे तरीके से काम करने लगी और फिर 1 महीना पूरने के बाद मुझे 10,000 मिलने लगे, जिससे मैं माँ की दवाइयाँ और घर का खर्च निकालकर कुछ पैसे बचाकर बैंक में रखना चालू कर दिया। अब मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी और अच्छे खासे पैसे की कमाई हो रही थी। उस कंपनी का बॉस बहुत ही अच्छा इंसान था। जिस तरह मुझे शुरुआती में बॉस को देख के मन में डर बैठ गया था, वह बिल्कुल भी ऐसे नहीं था। वह हर रोज कभी भी कोई काम भी मुझे दिक्कत होती तो मुझे समझा देता था। खैर ऐसे ही दिन बीतने लगे और मैंने सारा काम सीख लिया, परंतु बाकी वहां के लड़कियां और लड़के मुझ पर हंसते थे, क्योंकि मेरे पास अच्छे अच्छे पहनने के कपड़े नहीं थे, जबकि वहां पर काम करने वाली लड़कियां अच्छी अच्छी ड्रेस और बड़ी बड़ी गाड़ियों में आती थी। जब मैंने काम को शुरू किया तो सब लोग मुझ पर हंसते थे, क्योंकि मेरे पास कपड़े अच्छे नहीं होते थे। कपड़ों में हर जगह छोटे छोटे छेद होते थे। हम लोगों की इतनी औकात नहीं थी कि रोज मैं नए कपड़े पहनकर ऑफिस आऊं। ऑफिस के सारे लड़के लड़कियां मेरे मजाक उड़ाया करते थे, परंतु जब सभी को मेरी सिचुएशन का पता चल गया, मेरे घर की हालत क्या थी, तब फिर मुझे कोई कुछ नहीं कहता था। उस ऑफिस में सभी लोग ब्रांड वाले अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आते थे, लेकिन मुझे उन लोगों की हंसी मजाक से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। खैर ऐसे ही दिन निकलते गए। अब मैं अच्छी तरह काम करने लगी और 4 पैसे भी जुटाने लगी
और अब मेरे मामा जी को भी पैसा लौटा दिया और उनका धन्यवाद करते हुए उनका एहसानमंद रहने को बोलकर घर आ गई। लेकिन कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कंपनी में काम करने वाले कुछ लड़कों की नजर मुझ पर है और मुझ पर गंदी नजर रखने लगे हैं। मैं जब भी उन्हें फाइल वगैरह देने जाती तो फाइल की वजह से वो लोग मेरा हाथ पकड़ लेते और मेरे सामने गंदी गंदी हरकतें और इशारा करने लग जाते। मैंने कुछ ना बोल पाती क्योंकि बड़ी मुश्किल से मुझे इस कंपनी में काम मिला था और मुझे डर था कहीं मैं बॉस को यह सब बताऊंगी तो वह मुझे काम से हटा ना दे। और अब मैं घर पर ही माँ को नहीं बता सकती थी क्योंकि माँ तो पहले से ही बीमार रहती थी और ये सब बड़े लोग थे, इनके सामने मेरी क्या औकात थी। मैंने अपनी जुबान नहीं खोली और फिर इन सब लोगों का अत्याचार धीरे धीरे बढ़ता रहा। यह तो अब उन लोगों के हर रोज का हो गया था, मुझ पर गंदी तरह से नजर रखना, गंदे गंदे इशारा करना और गलत बातों से मुझे तंग करना। लेकिन मैं कुछ ना बोल पाई और शायद मेरी चुप्पी का उन लोगों ने कुछ ज्यादा ही फायदा उठा लिया था। एक दिन उस कंपनी के मालिक ने कहा, मुझे एक बहुत ही बड़ी कंपनी का ऑर्डर मिला है, इसलिए आज से काम बढ़ गया है, जिसकी वजह से कल से देर रात तक काम करना पड़ेगा। और हाँ, इस काम के लिए तुम लोगों को अलग से पैसे भी मिलेंगे। देर रात का नाम सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए क्योंकि घर पे माँ को दवाई देना और खाना देना मेरी जिम्मेदारी थी और तो कोई था भी नहीं जो मेरे घर में जिसे मैं जिम्मेदारी दे सकती। जिस कंपनी में काम करती थी वहां से मेरा घर बहुत ही ज्यादा दूरी पर था, जिस कारण घर पहुंचने में मुझे 2 घंटे लगते थे। जितने देर रात को वह कंपनी का मालिक बोल रहा था उतनी रात में तो ऑटो रिक्शा भी जाना बंद हो जाता था। मैं घर पर कैसे पहुंचूंगी? मैंने बॉस से अपने प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने कहा, यह सब तुम लोग खुद जानो, मुझे नहीं पता। अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो हम जो कहेंगे वह तुम लोगों को करना ही पड़ेगा। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था क्योंकि अगर मैं बॉस की बात नहीं मानती तो वह मुझे काम से निकाल देते और फिर मुझे इस तरह की अच्छी नौकरी नहीं मिलती क्योंकि मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। वह तो मेरे मामा के दोस्त ही थे जो कि कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी मुझे काम पे रख लिए थे। खैर मैंने दुखी मन से हाँ बोल दिया। दूसरे दिन माँ को यह बात मैंने बताई और सुबह शाम का खाना बनाकर मैंने रख दिया और माँ को बोला, तुम समय से खाना खाकर दवाइयाँ खा लेना और सो जाना। मेरी बात सुनने पर माँ बोली, तू अकेली लड़की इतनी रात को कैसे घर आएगी? तू कहे तो मैं तेरे साथ चलती हूँ। पर मैंने माँ से कहा, नहीं माँ, आप पूरे दिन वहां पे क्या करोगे? वहां पर आपको आराम नहीं मिलेगा और जिस कारण आपकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। आप मेरी फिक्र मत करो, मैं सही सलामत ठीक से घर पहुंच जाऊंगी और यह तो कुछ दिनों की बात है, इसलिए आप घर पे ही आराम कीजिए और कोई बात नहीं, मैं जैसे तैसे आ जाऊंगी और कोशिश करूंगी थोड़े जल्दी आ जाऊं। और फिर मैं घर का सारा काम करके और माँ को समझाकर ऑफिस के लिए निकल गई और वहां जाकर काम करने लगी। काम करते करते कब रात के 11 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। मेरा मन तो घबराए जा रहा था कि पता नहीं कितनी देर यहाँ पर और रुकना पड़ेगा और ज्यादा रात हो गई तो मैं घर कैसे जाऊंगी। ऊपर से उस कंपनी में काम करने वाले लड़कों की गंदी नजर मुझ पर ही थी। मुझे पक्का यकीन था इन लोगों के मन में जरूर कुछ न कुछ चल रहा है, लेकिन मैं अपनी मजबूरी के कारण इतने समय तक काम करने को मजबूर थी। अगर मैं आवाज उठा देती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। हो सकता है मुझे काम से भी निकाल दिया जाता और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ को और दुख और तकलीफ हो, इसलिए मैं चुप रहना ठीक समझा। रात के 12:30 बजे का टाइम हुआ तब कंपनी के मालिक ने बोले, अब तुम लोगों की छुट्टी है, अब तुम लोग अपने घर जा सकते हो। मैंने बैग उठाया और कंपनी से बाहर निकल गई तो मैंने देखा कि रोड पर कोई भी सवारी खड़ी नहीं थी। बाकी की लड़की लड़कियां अपनी अपनी गाड़ी लेकर आई हुई थी क्योंकि सभी बहुत ही अमीर घर से थी। सभी के पास अपनी सवारी थी। मैंने एक लड़की के पास जाकर कहा कि क्या तुम मुझे मेरे घर के पास छोड़ सकती हो? तो उसने मुझे इस तरह से देखा जैसे कि मैं एक अछूत हूँ। वो मुझे बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह की बातें करते हुए? तुम्हें अपनी औकात पता है? तुमने कैसे सोच लिया कि मैं अपनी इस कीमती गाड़ी पर तुम्हें बैठाऊंगी? चल यहाँ से, अगर तुम्हें यहाँ पर काम मिल गया तो क्या तुम हम लोगों की बराबरी करोगे? मेरी ऐसी बातें सुनकर मेरे मन को बहुत ठेस पहुंची। मैं अपने बारे में सोचने लगी, गरीब होना कोई गुनाह तो नहीं है और भगवान ने अगर मुझे गरीब बनाया तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, लेकिन खैर अभी लोगों की सोच कहाँ समझ में आती है। उन लोगों के पास धन हो जाता है तो आसमान को छूने लगती है
और किसी गरीब की मजबूरी को नहीं समझती। तभी मैंने देखा हर रोज जो लड़के मुझ पर गंदी गंदी हरकतें रखते थे वो मेरे पीछे आ खड़े हुए और गंदी गंदी बातें करने लगे। मैं बिना बोले वहां से चल पड़ी, सड़क के रास्ते होते हुए अपने घर की ओर जाने लगी। उस इंसानी रास्ते पे मुझे डर भी लग रहा था। आसपास दूर दूर तक कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। और फिर तभी मैंने देखा कि एक लड़का मेरे पीछे और एक मेरे आगे आकर खड़ा हो गया। उनमें से एक लड़के ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और अपनी गाड़ी में बैठा लिया। मैंने काफी कोशिश की, चिल्लाई, हाथ पैर मारे, लेकिन उन लोगों के सामने मैं मजबूर थी, क्योंकि वो 5 थे और मैं एक अकेली लड़की। वो लोग मुझे एक जंगल के अंदर ले गए और फिर उन सभी लोगों ने मिलकर शरीर को इस तरह से नोचा कि मेरी चीख निकल गई। फिर मेरे साथ ऐसी ऐसी हरकतें करने लगे कि मैं दर्द के मारे कराह रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कौन बचाएगा। मैं बार बार भगवान को पुकार रही थी, लेकिन आज तो भगवान ने भी मेरी ना सुनी। जब उन लोगों ने अपनी हवस मिटा ली तो मुझे खून से लथपथ हालत में वही जंगल में छोड़कर जाने लगे। लेकिन इस वक्त मेरी नजर उनके एक साथी पे पड़ी, जिसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था और दूर पत्थर पर बैठकर सब नजारा देख रहा था, हंस हंस कर ताली बजा रहा था। और वह इतना ज्यादा खुश हो रहा था मानो कोई फिल्म चल रही हो। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, परंतु बाकियों को ने तो मुझे अपनी हवस का शिकार बना लिया था। और फिर वो लड़का भी उन सारे लड़कों के साथ हंसता हुआ चला गया। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और अपने दबे दबे कदमों से घर की तरफ चल पड़ी। मेरी आंखों में आंसू थे और पूरा शरीर दर्द के मारे टूटा जा रहा था। मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा था। मेरे दिल से उन दरिंदों के लिए इतनी बद्दुआ निकली जितनी कि कोई अपने दुश्मन को भी ना दे। उन लोगों ने मेरे साथ जो किया उसकी सजा तो उन लोगों को जरूर मिलेगी। मैं नहीं तो भगवान उन लोगों को ऐसी सजा जरूर देगा। मैं खून से लथपथ घर पर पहुंची, लेकिन मैं ऐसा माँ को नहीं बताना चाहती थी और नहीं मैं महसूस होना देना चाहती थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। तभी मैंने घर का दरवाजा खोला तो देखा कि मेरी माँ गहरी नींद में सोई हुई है। मैं धीरे धीरे से अपने कमरे में गई और जाकर अपने कपड़े बदले और पास आकर बैठ गई। मैं बड़ी मुश्किलों से अपने आंसू संभाले और अपने कलेजे पे हाथ रखा और अपने दर्द को अपने अंदर छुपाए रखा। मैंने जरा भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं किन हालतों से गुजर कर आई हूँ और मेरे साथ क्या हुआ। तभी मेरी माँ ने मेरे सर पे हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ बेटी, बड़ी उदास लग रही थी। मैंने माँ को कहा, नहीं माँ, कोई बात नहीं है, वो पूरा दिन इतनी रात तक काम करती रही थी, इसकी वजह से मेरे चेहरे पे थकान आ गई है। तभी मेरी माँ को मेरे हाथों और गर्दन के पास खरोच के निशान दिखाई दिए। तभी वह कहने लगी कि निशान कैसे हैं, कोई बात है तो मुझे बताओ। मेरा मन था कि माँ को सारी बातें कहूँ और उसके सामने जी भर कर रो लूं, ताकि मेरे अंदर का पूरा गुबार निकल जाए और मेरा मन हल्का हो जाए। लेकिन मैं नहीं चाहती थी मेरी माँ इस दर्द में पड़ जाए, क्योंकि अगर उन्हें ऐसा पता चलता तो अपने आप को जिंदा नहीं रख पाती। इसलिए मैंने माँ से कहा, कुछ नहीं, रास्ते में आते वक्त कुछ पशुओं को कांटों उतार के अंदर उलझा देखा तो उनको आजाद करने लगी, जिस वजह से मेरे बदन को लग गया और ये निशान बन गया। तभी मेरी माँ ने मेरे सर पे हाथ रखा और बोला, बहुत अच्छा काम किया बेटा तूने, तू मेरी सबसे अच्छी और लाडली बेटी है। इतनी रात को इतनी थकी हुई भी दूसरों की मदद में लगी है। अब तो मुझे रहा नहीं गया और मैं खाना खाने का बहाना बनाकर अपने कमरे में आ गई और जोर जोर से रोने लगी। मेरे अंदर इतना दुख भरा हुआ था, अगर मैं किसी को बताने बैठती तो सामने वाला भी रो देता। मेरे पूरे बदन पर पसीने छूट रहे थे, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिनके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। इस तरह से मेरे जीवन में अंधेरापन आ जाएगा। गरीब जरूर थी, लेकिन मेरे साथ ऐसा होगा मैंने आज तक नहीं सोचा था। मेरे मन में हमेशा से ही था, हम गरीब हैं लेकिन 2 वक्त की रोटी अपनी मेहनत करके खाएंगे और अपनी खुशी से रहेंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि दुनिया बाहर में कैसी है। मुझे बार बार अपने ऊपर हैरत हो रही थी। इससे अच्छा तो मैं लोगों के घरों में बर्तन साफ कर लेती थी, तो कम से कम खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। मैंने बाहर निकल कर देखा तो मुझे असली दुनिया का पता चला। लोग अपनी हवस के आगे किसी की भी बर्बादी कर देते हैं। उन लोगों को जरा भी शर्म नहीं आया। क्या उनके घर में माँ बहन नहीं है जो उन्होंने मुझे नोच खाया। खैर मैंने यह बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि मैं मेरी माँ को खोना नहीं चाहती थी। ऊपर से बदनामी का डर, क्योंकि वह लोग अमीर थे, उन्हें कोई खतरा नहीं था।
अब मुझे समझ में आया था कि जीवन में पैसा होना कितना जरूरी है। गरीब लोगों को तो हर कोई अपनी ठोकर का शिकार बनाता है। अगर पैसा पास में होता तो मुझे शायद इस तरह से उनका शिकार नहीं होना पड़ता। मैं भी लड़कियों की तरह बड़ी गाड़ी में बैठकर घर आती जाती। मैंने ऐसी बातों को भुलाने का फैसला किया। मैं सोच लिया कि मुझे अब उस कंपनी में काम नहीं करना है, और फिर मैं दूसरे दिन जाकर बोल दिया मुझे अब यहाँ पे काम नहीं करना है। तभी मामा जी कहने लगे, क्या हुआ बेटा, क्या तुम्हारे पास पैसे जमा नहीं हो रहा है? मैं मन में तो आया कि मैं मामा को बोल दूं कि मैं ऐसे पैसे का क्या करूंगी जिससे मेरी इज्जत नीलाम हो गई। इतने दिन बाद मुझे एक अच्छा काम मिला था, लेकिन उसका खामियाजा मुझे अपनी इज्जत लुटाकर चुकाना पड़ा। कोई न कोई बहाना बनाकर मामा जी से कह दिया, आप अपने दोस्त से कह दीजिएगा मुझे अब यह काम नहीं करना है। और फिर मैं लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने का काम स्टार्ट कर दिया। और अब इस बात को 1 महीने गुजर गए थे। एक दिन मैं माँ के पास बैठी थी। मुझे उस लड़के का ख्याल आया जो उस दिन मेरे साथ गलत हो रहा था, तो पत्थर पे बैठकर ताली बजा रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। अब उसका ख्याल मैं पूरे मन में दौड़ रहा था, ताकि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। उसने मुझे छुआ क्यों नहीं? क्या वो मर्द नहीं? क्या उसके अंदर हवस नहीं जागी थी? वो ऐसे क्यों हंस रहा था? पहले तो मुझे लगा उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं होगी, लेकिन फिर अगर दिमाग की हालत ठीक नहीं होता तो वह बड़ी कंपनी में काम कैसे करता, और वह दरिंदा उसे अपने साथ क्यों ले जाता? फिर मेरे मन में ख्याल आया कि हो सकता है उन्हीं की कोई साजिश हो। खैर, मैं उस दिन को दोबारा याद नहीं करना चाहती थी। फिर भी वह आदमी बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था। मैं चाहकर उसे भूल नहीं पा रही थी। उसने आखिर ऐसा क्यों किया होगा? खैर, एक दिन घर के राशन खत्म होने की वजह से मैं राशन लेने चली गई। जब मैं राशन की दुकान से राशन लेकर वापस लौट रही थी, तो मेरी नजर उसी आदमी पर पड़ी जो सब नजारा देखकर हंस रहा था। मैं उसके पास जाने लगी तो उसके साथ एक बूढ़ी औरत भी थी। उस आदमी के पास जाकर मैं उसे गौर से देखने लगी। तभी उस औरत ने मेरे सर पे हाथ रखा और कहने लगी, यह मेरा बेटा है। पिछले कुछ महीनों से इसकी दिमागी हालत से ठीक नहीं है। तब से मैंने उसकी माँ से पूछा, अगर इसकी हालत ठीक नहीं है तो इतनी बड़ी कंपनी में काम कैसे करता है? तब उसकी माँ ने कहा, बेटा इसे तुम कैसे जानती हो और तुम्हें कैसे पता यह एक बड़ी कंपनी में काम करता है? कहा कि मैं भी उसी कंपनी में काम करती थी, लेकिन किसी वजह से काम छोड़ना पड़ा। तभी उसकी माँ कहने लगी कि यह भी काम कर लेता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी इसे पता नहीं क्या हो जाता है। वैसे तो यह ठीक है, लेकिन कभी कभी इसका दिमाग इस कदर खराब हो जाता है कि पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। उसकी माँ ने कहा कि बेटा अब इतनी बात बता दो, तुमसे और बात क्या छुपाना। उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ा और एक साइड में ले जाकर मुझे सारी बातें बताई। उसके बाद जो उस औरत ने मुझे बताया, उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कहने लगी, मेरा बेटा की शादी 2 साल पहले हुई थी, लेकिन कुछ गुंडे ने उसकी पत्नी की इज्जत लूट ली और उसके बदन को नोच नोच कर उसे मार डाला। हो गया। यह जब दवाइयां लेता है तब सब ठीक रहता है, जब दवाई खत्म हो जाता है तो इस कदर करने लगता है। इसके दिमाग में कोई तो बात दौड़ रही है। अब मुझे भी इस बात समझ में आ गई थी कि यह उस दिन हंस क्यों रहा था। शायद उसमें मुझे अपनी पत्नी दिखाई दी और इसका दिमाग फिर से कोई दिक्कत आ गई होगी, जिसकी वजह से हंसने लगा और पागलों की तरह करने लगा। फिर मैंने उसकी माँ से कहा, क्या उस लड़के को पकड़ना नहीं किया? तभी उसकी माँ कहने लगी, हमारे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे और मेरा बेटा का भी दिमाग की हालत ठीक नहीं था। ठीक हो जाता तो ये सबूत और गवाह दोनों बन सकता था, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं इसका इलाज करवा सकूं। बस थोड़ी बहुत दवाइयां दिलवा सकती थी। तभी मेरे दिमाग में आया, क्यों नहीं मैं इस इंसान का इलाज करवाऊं, और यह जब ठीक हो जाएगा तब कोर्ट में जाकर गवाही देगा। और मेरे ऊपर एक जुनून जाग चुका था कि मैं उस जाहिल लड़कों को खुला घूमने नहीं दे सकती थी। उसने मुझे शिकार बनाया, आगे किसी और लड़की को बनाएगा। तभी मैंने सारी बात मेरे मामा जी से कहा। मामा जी ने कुछ पैसों की मदद कर दी। मैंने उस आदमी का इलाज शुरू कर दिया और भगवान की कृपा से उसका दिमाग बिल्कुल सही हो गया। उस आदमी ने मुझसे कहा कि मुझे माफ कर दो, क्योंकि उसमें मेरी हालत सही नहीं थी। अगर मैं नॉर्मल होता तो तुम्हें जरूर बचाता। तभी मैं उस आदमी के पास पुलिस स्टेशन गई और उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई। तो पुलिस ने हमारी बात बड़ी गहराई से सुनी और तुरंत सभी लड़कों को पकड़ लिया गया। अब उस दरिंदों मिल रही थी। अब मुझे इस चीज की खुशी हो रही थी कि अब मुझे इंसाफ मिल चुका है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।